नमस्कार साथियों, बीजी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर वेव एंड साउंड वेव से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर के आया हूं। साथियों, हम इस चैप्टर का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को 2 वीडियो में करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का ये मेरा पहला वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो हम और जो भी क्वेश्चन बचेगा उसका हम अगले वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। साथियों, हमारे वीडियो को आप किसी भी एग्जाम का तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उसके लिए हमारे ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप जरूर ही वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए ये वीडियो, हमारे जो भी वीडियो आए हैं या आने वाले हैं, वो हेल्पफुल होगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए साथियों, चलते हैं हम अपना कंटेंट पे। उससे पहले हमारे इस चैनल बीजी पाठशाला को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। उससे पहले साथियों हम कुछ मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं। कहता है साथियों कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े साथियों, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। जी हाँ साथियों, ये हम में से कईयों ने अनुभव किए होंगे साथियों कि अगर कोई हमें पीठ पीछे या कभी हमारे मुंह पर ही कोई हमारे करियर को लेकर या किसी भी बात को लेकर के ये सोचते हैं कि ये काम नहीं कर पाएंगे, तो उससे आपको घबराना नहीं है साथियों। क्योंकि आप अगर किसी भी काम को करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट, जो भी अपने में क्षमता है वो लगा के अगर उस काम को कर रहे हैं साथियों, तो जरूर है कि एक ना एक दिन उस काम में आपको सफलता मिलेगी ही। और जब आपको सफलता मिलेगी साथियों, तो जो हमारे पीठ पीछे हमारे आलोचना कर रहे थे किसी भी काम को लेकर के, उसकी राय हमारे प्रति बदल जाती है। वही बाद में अगर मिलते हैं कहीं, तो वही कहने लगते हैं कि नहीं, हम जानते थे कि तू ये कर सकता है। तो साथियों, किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखें कि जरूर ये काम हम कर सकेंगे। साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं हम अपना कंटेंट पे। पहला क्वेश्चन है साथियों, परासर्व ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, आप दे सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 2,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 200 हर्ट्ज से अधिक होती है, या 2 लाख हर्ट्ज से अधिक होती है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रासर्व तरंग जो होती है साथियों, उसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं साथियों, इसे भी देख लेते हैं। कहता है कि ध्वनि तरंग 3 प्रकार की होती है। ध्वनि तरंग जो होती है साथियों 3 प्रकार की होती है। अपसर्व तरंग, इंफ्रासोनिक वेव, श्रव तरंग, ऑडिएबल वेव, और होता है तीसरा होता है पराश्रव तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव जिसे हम कहते हैं। अब हम बात करें अवसर्व तरंग की बात करें, इंफ्रासोनिक वेव की बात करें साथियों, यह 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंग होती है। इसे मनुष्य का कान जो होता है वो नहीं सुन सकता है। जैसे कि भूकंप की जो तरंगे होती हैं साथियों, वो इंफ्रासोनिक तरंगे होती हैं। दूसरा है कि सर्व तरंग, ऑडिएबल वेव, यह जो होती है साथियों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि होती है, और यह इसे मनुष्य की कान सुन सकती है। श्रव तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है साथियों, ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंग होती है। इसे हमारा कान सुन नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2। एक वायुयान की ध्वनि समांतर
इनमें से किसके संगत होते हैं? कहने का मतलब है वायुयान जब उड़ती रहती है तो उससे जो साउंड निकलता है साथियों, वो किसके संगत के बराबर होता है? कितना डेसिबल ध्वनि वो उत्पन्न करती है लगभग? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। वायुयान साथियों 100 डेसिबल के लगभग ध्वनि उत्पन्न करती है। अब है ध्वनि तीव्रता। ध्वनि तीव्रता के बारे में है कि किसी माध्यम से गुजरने वाली ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा के बराबर होती है। ध्वनि की तीव्रता बराबर होती है साथियों ध्वनि ऊर्जा बटे क्षेत्रफल गुना समय। इसका ऐसा मात्रक माइक्रोवाट बटे मीटर स्क्वायर होता है, या इसे हम वाट प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। इसका प्रयोगात्मक मात्रक जो होता है, इसे बेल में प्रयोगात्मक मात्रक जो होता है वो बेल होता है ध्वनि तीव्रता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? साथियों 20 हर्ट्ज से 20,000 की जो 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है, ये मानव कान के लिए सुनने योग्य होती है। तो इसे हम साथियों ऑडिएबल या श्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये सुनने योग्य ध्वनि होती है जिसे श्रव्य या ऑडिएबल ध्वनि हम कहते हैं। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं साथियों कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि श्रव्य या ऑडिएबल ध्वनि होती है। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को अवश्रव्य तरंगे इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। उसी प्रकार है 20,000 हर्ट्ज से, यहाँ पॉइंट ये नहीं है साथियों, ये कॉमा हो सकता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। कुत्ता, चमगादड़ आदि जो होती है साथियों 20,000 से अधिक आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसे भी सुनने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्वनि की तीव्रता के मापन के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है साथियों कि 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो होती है वो मानव कान के लिए हानिकारक होती है। साथियों मानव कान के लिए जो 85 डेसिबल से जो अधिक की ध्वनि होती है वो हानिकारक होती है। भारत में मानक ध्वनि 60 डेसिबल रखा गया है। 100 डेसिबल से अधिक की ध्वनि उत्पन्न होती है किसी जगह, तो साथियों उस समय में मानव की जो मस्तिष्क होती है असंतुलित होने लगती है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल के बराबर होता है साथियों। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अगर इनमें से ऑप्शनों को देखें हम साथियों तो रेडियो, अवरक्त और परावैंगिक किरणें ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जबकि ध्वनि तरंगे जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ध्वनि तरंग जो होती है साथियों अनुदैर्ध्य तरंग होती है और यांत्रिक तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटोन की बनी होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे का परिसर 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक होता है। सभी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है उसका परिसर 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁴ मीटर के तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? कहता है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ध्वनि तरंगे साथियों ऑप्शन बी ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब है कि अनुदैर्ध्य तरंग किसे हम कहते हैं? जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है तो उसे हम अनुदैर्ध्य तरंग
कहते हैं। उसी प्रकार है अनुप्रस्थ तरंग। साथियों, अनुप्रस्थ तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है। इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे हम कहते हैं। ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग बदल जाती है। साथियों, कहता है कि ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, ध्वनि का चाल और तरंग जो होती है बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए है सिग्नलों की तीव्रता कम हो जाती है, ऑप्शन बी है एंटीना की सामर्थ्य कम हो जाती है, ऑप्शन सी है कि वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं, ऑप्शन डी है पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां तक नहीं पहुंच पाती है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। टेलीविजन साथियों जो होती है उसका सिग्नल एक निश्चित दूरी के बाद नहीं पहुंच पाता है। इसका मुख्य कारण होता है कि वायु में जो होती है सिग्नल जो होते हैं अवशोषित हो जाते हैं, ऑप्शन सी। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है साथियों कि टेलीविजन के सिग्नल उसी स्थान तक पहुंच पाते हैं या उसी स्थान तक प्राप्त हो पाती है जहां तक वायु में अवशोषण उसकी नहीं होती हो। टेलीविजन, रेडियो आदि का संचार आयन मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? ऑप्शन ए है परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है ध्रुवन, डी है विवर्तन। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्रुवन की क्रिया जो होती है साथियों ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। अब है कि ध्रुवन, ध्रुवन की गुण अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ तरंग के बीच अंतर स्पष्ट करता है। ध्रुवन की घटना प्रकाश में प्रदर्शित की जा सकती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 साथियों, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विकृति जन्य। साथियों, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग जो होता है विकृति जन्य के लिए की जाती है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है साथियों, सीटी स्कैन में भी इस किरण का प्रयोग किया जाता है, एंजियोग्राफी में इसी किरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ऑप्शन ए है ठोस में, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन में, ऑप्शन सी है निर्वात में, ऑप्शन डी है तेल में। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है, क्योंकि साथियों ध्वनि को तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अणु के 2 क्रमिक संघटकों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? ऑप्शन ए है तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन बी है संघट्य दूरी, ऑप्शन सी है माध्य मुक्त पथ, ऑप्शन डी है माध्य विस्थापन। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अणु के 2 क्रमिक संघटकों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं। साथियों, पदार्थ एक या एक से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो होता है साथियों, कोई भी पदार्थ जो होती है या वो एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। गैसों में मुक्त पथ हजारों एंगस्ट्रॉन की कोटि का होता है। गैसों में परमाणु अत्यधिक स्वतंत्र होते हैं। गैसों में जो होते हैं परमाणु साथियों अत्यधिक स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 12, सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती है। साथियों, ऑप्शन ए है पराध्वनि, ऑप्शन बी है अवध्वनि,
ऑप्शन सी है रेडियो, ऑप्शन डी है श्रव्य। साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। सोनार में पराध्वनि तरंगे प्रयुक्त की जाती है। अब सोनार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है साथियों कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार के द्वारा साथियों पानी में डूबे हुए वस्तु का पता लगाया जाता है। सोनार का उपयोग अल्ट्रासोनोग्राफी में भी किया जाता है। उसी प्रकार है कि गोताखोर सोनार का प्रयोग संकेत प्राप्त करने में करते हैं। वायुमंडल के आयन मंडल परत रेडियो संचार में मदद करती है। रेडियो संचार में कौन सा मंडल मदद करता है साथियों? तो आयन मंडल की परत मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? ऑप्शन ए है आयन मंडल, बी है क्षोभ मंडल, सी है मध्य मंडल, डी है समताप मंडल। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। संचार में साथियों रेडियो संचार में आयन मंडल मदद करती है। आयन मंडल वायुमंडल की चौथी परत होती है साथियों। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान निरंतर बढ़ता है, इसलिए इसे हम तापमंडल भी कहते हैं। इसी परत में स्पष्ट विद्युत चुंबकीय तरंगों का परावर्तन होता है। इस परत की आधुनिक संचार प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्षोभ मंडल साथियों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? साथियों, नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण की होती है, ऑप्शन बी। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है कि गामा विकिरण जो होती है साथियों, इसका तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर तक होती है। एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य साथियों 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻⁻13 मीटर तक होती है। गामा किरण की खोज हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था। साथियों, गामा किरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? हेनरी बेकुलर द्वारा किया गया था। तथा इसके प्रकृति की खोज पॉल विलार्ड ने की थी। एक्स किरण की खोज साथियों रॉन्जन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गामा किरण। गामा किरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। पॉइंट्स है साथियों, इसका उपयोग गामा किरण का उपयोग बहुमूल्य रत्नों के गुणों का पता लगाने में किया जाता है। उसी प्रकार कैंसर के उपचार में गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। पेट साथियों पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण आदि में गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 16। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए है स्रोत से कम आवृत्ति मापी जाती है, स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापी जाती है, सी है अनंत आवृत्ति मापी जाती है, ऑप्शन डी है स्रोत के बराबर आवृत्ति मापता है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। डॉपलर प्रभाव के अनुसार साथियों जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापता है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक डॉपलर ने ध्वनि एवं प्रकाश के आवृत्ति पर आपेक्षिक गति के कारण पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किया था। डॉपलर महोदय के अनुसार साथियों उसने बोले थे कि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति के कारण उसके आवृत्ति में कमी या वृद्धि होती है, इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों को आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। साथियों, नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि इसे
इन विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित करे। तो साथियों, घटते क्रम का मतलब हुआ कि सबसे पहले कि सबसे ज्यादा किसका तरंग आवृत्ति है, उससे कम किसका है। तो इसमें देखें तो साथियों, एक्स तरंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा है, उसके बाद दृश्य तरंग है, उसके बाद अवरक्त तरंग है, उसके बाद रेडियो तरंग है। तो साथियों 2, 3, 4, 1, तो ये ऑप्शन बी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंग की होती है। अगला है कि सर्वाधिक आवृत्ति गामा किरण की होती है, जबकि सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा किरण की होती है। नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आवर्तकाल। नीचे कुछ पॉइंट्स है कि तरंग के संचरण के लिए माध्यम के निम्न गुण होने चाहिए। पहला है कि प्रत्यास्था, इससे माध्यम के कण अपनी मूल अवस्था प्राप्त कर सके। दूसरा है कि जड़त्व, ये गुण भी होनी चाहिए। इस गुण के कारण ऊर्जा संचित करके साम्यावस्था पर रुकता नहीं है, बल्कि दूसरी ओर चला जाता है। तीसरा है साथियों कि माध्यम के कणों के मध्य न्यूनतम घर्षण होना चाहिए। चौथा है माध्यम के प्रत्येक स्थान पर समान घनत्व का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है। ऑप्शन ए है आवर्तकाल, ऑप्शन बी है आवृत्ति, ऑप्शन सी है तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन डी है आयाम। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आवृत्ति। आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल या 1/t भी हम टी मतलब समय भी इसे कहते हैं। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20, प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है संगीत, ऑप्शन बी है नोट, ऑप्शन सी है तीव्रता, ऑप्शन डी है पिच। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तीव्रता। प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को हम तीव्रता कहते हैं। तीव्रता बराबर होता है ऊर्जा बाय क्षेत्रफल गुना समय। ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में, इंटू समय को सेकेंड में। इसे हम वाट प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता का सामान्य मात्रक बेल एवं डेसिबल है। एक बेल बराबर होता है 10 डेसिबल के बराबर एक बेल होता है। साथियों, ध्वनि ऊर्जा का मोटा या पतला होना ध्वनि के तारतम्य कहलाता है। तो साथियों, ये रहा हमारा टोटल 20 क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर का सेट। आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए, आप जिस किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड एलपी टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके लिए ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। चैप्टर से जो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा है साथियों, हम नेक्स्ट वीडियो में करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर एक वीडियो में ही ले आते सभी क्वेश्चन तो साथियों बहुत लेंथी हो जाता, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता वीडियो। साथियों, इस वीडियो को पूरा देखें और आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल बीजी पाठशाला को आप सभी जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आप लोगों को आसानी से मिल सके।